Hello everyone, this is the lecture number 4 of magnetic effect of electric current. इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार पहले वो 3 वीडियोस देख लें, फिर उसके बाद ही आज के लेक्चर में आए। और एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ब्रीफ जितना मैं अब तक करवा चुकी हूँ तो उसकी एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू विच जो भी करंट कैरिंग वायर होती है दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन दी मूविंग चार्ज। और फिर हमने देखा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड 2 लॉ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड सेकंड इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ से हमने स्मॉल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो क्या आई थी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिर बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने कुछ एप्लीकेशंस की थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ की, लाइक फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट वायर विच कम्स आउट टू बी B is equal to mu naught upon में 4 pi d sin phi 1 plus sin phi 2, where d is the perpendicular distance and phi 1 and phi 2 are taken as phi 1 जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंड phi 2 जो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से, या फिर phi 1 इज क्लॉकवाइज एंड phi 2 इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा, हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो कितनी आई थी, मैग्नेटिक फील्ड या B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। फॉर फाइनाइट वायर कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फिर इसके साथ हमने एक सर्कुलर आर्क या सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वो हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एंड मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल जो हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सॉरी 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, वेयर A is the radius of the coil, A is the distance from the center of the coil to the point where we have to find the magnetic field, and N is the number of turns. फिर इसके बाद हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ किया था, जो कि क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप में इंटीग्रेशन था, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पर I क्या होगा, उस एम्पीरियन लूप में फ्लो होने वाला करंट, एंड B क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल के लिए, है ना, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमने देख लिया। फिर एम्पियर्स लॉ से हमने सिलेंडर के लिए किया था एप्लीकेशन, सोलिनॉइड टोरॉइड, सोलिनॉइड और टोरॉइड इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी दोनों के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में कांस्टेंट रहती है, इनसाइड द फील्ड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इट 0 एंड एट द एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, ठीक है। और टोरॉइड में भी कितनी आई थी मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आउटर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रही हूँ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ओनली इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। अगर वो चार्ज पार्टिकल स्टेटिक है, स्टेटिक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूँ तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। बट अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज उसमें एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कितना आया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी और क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। जहां पर ये जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने निकाली थी बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमने ये वाला रूल लिया था जिसमें थंब टेंड्स टू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, this finger, central finger, और इसको हम बोलेंगे फोर फिंगर will gives you the direction of magnetic field and this central finger will gives you the direction of current। ये हमेशा तीनों जो होंगे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, these three are in perpendicular to each other, these three are in the perpendicular direction with respect to each other। इसके साथ साथ हमने देखा था राइट हैंड रूल भी हम यूज कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, करंट की जगह वेलोसिटी भी हो सकती है, सेम थिंग है, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हम राइट हैंड यूज भी कर सकते हैं। राइट हैंड में कैसे यूज करेंगे, जो फिंगर्स होंगी हमारी, द फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फिंगर्स विल ओपन योर राइट हैंड in such a way that the fingers will point in the direction of magnetic field, thumb will gives you the direction of current, and then the palm will gives you the direction of force। Pointing fingers will gives you the direction of magnetic field, thumb will gives you the direction of current, and the palm will gives you the direction of force। जिस डायरेक्शन में पाम ओपन होगा, जैसे अभी आपकी साइड पाम ओपन हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन सामने की तरफ है, ठीक है। फिर हमने देखा था, ये मैं आपका ब्रीफ समरी दे रही हूँ जो मैं अब तक करवा चुकी, ठीक है। फिर हमने एक कंक्लूजन नहीं, इससे पहले एक चीज और की थी कि अगर मैं वही चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं,
वही चार्ज पार्टिकल उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो नॉन मूविंग हो, उस पर फोर्स लगेगा, है ना। क्या फोर्स लगेगा? अगर पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो फोर्स उस पर लगेगा QE, ठीक है। और अगर वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? QV क्रॉस B, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? QE। तो इन दोनों को सम अप कर देंगे तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। टोटल नहीं, सिंपल लॉरेंट्ज फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? QE प्लस V क्रॉस B। ये सब हम लास्ट क्लास तक देख चुके हैं। इसके साथ एक पॉइंट और हमने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल को मैंने फील्ड में प्लेस किया है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैंने फील्ड में प्लेस किया है और उस चार्ज पार्टिकल में लगने वाला फोर्स, उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, दैट मीन्स वो फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक सिंपल फील्ड कहते हैं अभी, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ फील्ड एंड उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एंड द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बट ऑल्सो ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स द फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड और द फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। कैसे पता चला? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स में QV क्रॉस B आ रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, F=QE, ठीक है। ये अब तक हम देख चुके हैं। आपके 5-7 मिनट इसमें जिनको आता है उनका रिवाइज हो गया होगा और जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, an alpha particle is projected vertically upward with speed 3 × 10⁻7 meter per second in a region where magnetic field of magnitude this 1 Tesla exists in a direction south to north. Find the magnetic force. हमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, यानी कि हमें डायरेक्शन भी निकालनी होगी प्लस हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम दोनों चीजें निकालेंगे। गिवन क्या है? हमें स्पीड गिवन एक चार्ज पार्टिकल की, कौन सा चार्ज पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल गिवन है जिसकी स्पीड हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है क्या होती है वैल्यू? F=QV क्रॉस B, है ना, यही होती है। F=QVB sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। हमें ये तो पता है वेलोसिटी और B फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम निकाल रहे हैं तो V और B परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री, तो मैं साइन थीटा यहाँ से हटा सकती हूँ डायरेक्ट, तो F=QV भी आ जाएगा। अच्छा, तो Q कितना गिवन है मेरे पास? चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल गिवन है। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मुझे Q निकालना हो तो आपको अल्फा पार्टिकल पता होगा 2He4, हीलियम पार्टिकल को ही या हीलियम को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इस पर अगर मुझे चार्ज निकालना तो Q=ZE, यही होता है। Z कितना है यहाँ पर? 2, दैट मींस Q=2 × E। तो यहाँ पर Q की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 2 × E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में देखकर आ चुके होंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्लेस कर दिया। वेलोसिटी कितनी गिवन है मेरे पास? 3 × 10⁻7। यूनिट चेक कर लेना, इसमें तो यूनिट सेम है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। और B कितना गिवन है? 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरे पास जो भी आंसर आएगा न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, वेलोसिटी क्या गिवन है? विद द स्पीड इन अ रीजन वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ, इस साइड देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी गिवन है? 3 × 10⁻7 वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि V कितना है? इधर की तरफ आपका V है। मुझे क्या निकालना है? ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कितना हो गया? V, ठीक है, ऊपर की तरफ। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इसमें मैं आपको ये नोट कर लिया, ये इरेज कर दूं, ये मैं इरेज कर रही हूँ, मैं डायरेक्शन बता रही हूँ आपको भी। देखो, ये हो गया ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, ये होगी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। अब दे रखी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट टू साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इस तरफ, यानी कि ये अगर वेलोसिटी है तो ये हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड है, यानी कि फर्स्ट फिंगर इधर जा रही है, सेकेंड फिंगर इधर जा रही है, ऐसे ही है।
ये इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर, ये इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ जा रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट टू वेस्ट। जो भी मैग्नीट्यूड आए उसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ईस्ट टू वेस्ट, और या फिर सिंपल वेस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हो, ड्यू वेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, ये जस्ट मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे ये बताने के लिए किया था, ये लास्ट क्लास से रिलेटेड था। अब हम करेंगे वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अभी हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल को जब किस में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब हम देखते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स को जब चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई किया गया तो कितना वर्क डन हुआ। सो द टॉपिक इज वर्क डन बाय द magnetic force on a charged particle। ये हमारा टॉपिक है। एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने क्या देखा कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आप ऊपर लाइन लिख सकते हो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेयर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमने देख लिया था फोर्स जो होगा V और B तीनों के परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब अगर मैं F वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से का डॉट कर दूं, F डॉट V कर दूं, Q V क्रॉस B डॉट V, अगर मैं इसका डॉट करूंगी, इस दोनों क्रॉस के साथ इसका डॉट करूंगी, यानी कि सेम क्वांटिटी जब यहाँ पर आ जाती है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पर F वेक्टर डॉट V वेक्टर कितना हो गया, जीरो। ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना 11th क्लास के अकॉर्डिंग, ये है ना, वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो F डॉट V हमारे पास कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे एक चीज ये पता है, इस पर न्यूटन्स लॉ, F वेक्टर इज इक्वल टू ma एंड A इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। ये हमें पता है, F इज इक्वल टू m dv बाई dt। अब मैं अगेन F को डॉट कर दूं V के साथ, F डॉट V क्या है, जीरो है, तो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं m dv बाई dt डॉट V इज इक्वल टू जीरो। F डॉट V किया, यहाँ पर भी m dv बाई dt डॉट V कर दिया। F डॉट V मुझे पता है जीरो है, तो m dv बाई dt डॉट V भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ना। अब क्या हो गया, m dv बाई dt डॉट V इज इक्वल टू जीरो। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, m बाई टू ट्वाइस ऑफ dv बाई dt डॉट V, यानी कि 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख भी सकती हूँ, dv बाई dt डॉट V प्लस dv बाई dt डॉट V इज इक्वल टू जीरो। कुछ गलती है इसमें या कुछ समझ नहीं आया? सिंपल किया है, F इज इक्वल टू m dv बाई dt डॉट V कर दिया और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m बाई टू dv बाई dt डॉट V प्लस dv बाई dt प्लस V डॉट dv बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो बनाना है इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, m बाई टू तो बाहर ही है, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, d बाई dt ऑफ V वेक्टर डॉट V वेक्टर, U इंटू V रूल। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो थोड़ा सा समझ लो, जिनके पास मैथ्स है उनको तो ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो d बाई dt डिफरेंशिएशन के लिए एक U इंटू V रूल होता है। U इंटू V रूल मतलब जब मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, यहाँ पर समझ लो U इंटू V रूल। देखो डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है दो प्रोडक्ट्स का, यानी कि a डॉट बी, x डॉट y डॉट z, है ना, किसी भी दो प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों ही फंक्शन किसके हो, टाइम के। तब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगी, सेकंड एज इट इज। पहले मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन u डॉट dv बाई dt प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन v डॉट du बाई dt। समझ लो, डिफरेंशिएशन करने किसका, u डॉट v का, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का।
प्लस सेकेंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का। इसमें भी अगर मैं v डॉट v को ओपन करूं तो v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन दूसरे v का dv बाई dt, प्लस अगेन फर्स्ट v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन सेकेंड v का dv बाई dt। तो यही ओपन करके आएगा। इसको बोलते हैं हम u इंटू वी रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम u इंटू वी रूल लगाएंगे। u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर वही किया है, ठीक है। अब डी बाई डी टी को मैं बाहर ले लूं और m बाई टू कॉन्स्टेंट अंदर ले जाती हूँ, हाफ m v स्क्वायर बन जाएगा। v डॉट वी वी स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, और हाफ m v स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का अगर जीरो हो रहा है तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं आपको बोल रही हूँ डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, लेट सपोज ए वैसे तो कांस्टेंट है बट स्टिल ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन काइनेटिक एनर्जी का जीरो, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। क्या किया? वर्क डन निकालना है हमें बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर हमें फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ऑन द चार्ज पार्टिकल, जो कि कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग गया तो अब ये पूछा जा रहा है तो कि चार्ज पार्टिकल पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कितना वर्क डन लगा रही मैग्नेटिक फील्ड, कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने फोर्स निकाला, हमको फोर्स पता था, F डॉट वी कर दिया, फोर्स को v से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। फिर हमने क्या देखा? वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। फिर हमने क्या किया? हमको एज पर न्यूटन का F इज इक्वल टू एम ए पता है और हमें ये भी पता है कि a को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। फिर F डॉट v दोनों साइड डॉट v कर दिया तो m dv बाई dt डॉट v इज इक्वल टू जीरो। फिर 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया, m बाई टू ट्वाइस ऑफ dv बाई dt डॉट v को हम लिख सकते हैं dv बाई dt डॉट v प्लस v डॉट dv बाई dt, दैट कम्स आउट टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v डॉट v। फिर हाफ एम वी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ दिस। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ से क्या पता चल गई? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। जब भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज मास तो पार्टिकल का ऑफकोर्स कांस्टेंट है। तो v क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो v भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट हमें क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ से क्या देख लिया? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट से हम लोग क्या समझते हैं, बिकॉज हमें क्या निकालना है? हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमें तो वर्क डन निकालना है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन कैसे रिलेटेड है। तो हम किस में जाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम में, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। क्या थी वो? वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the change in kinetic energy is equal to work done on the particle by the net force। ये होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द नेट फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज कितना है काइनेटिक एनर्जी में? जीरो। दैट मीन्स वर्क डन भी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द पार्टिकल ऑन द पार्टिकल बाय द नेट फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स वर्क डन जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। क्लियर हो गया? जब भी फोर्स को चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ना तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ना ही वेलोसिटी में चेंज होगा। देयरफॉर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। हमने पहले देखा एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही है, कितना है? F इक्वल टू क्यू वी बी या क्यू वी बी साइन थीटा। फिर हमने देखा कि उस पर वर्क डन कितना लगाया जा रहा है, कितना आ रहा है वर्क डन? जीरो। अब आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसका मोशन कैसा होगा? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल
प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल का मोशन निकालना है जिसे किस में प्लेस किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में। चलो भाई अब हम वो निकालते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का देखते हैं। सबसे पहले वही सेम, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज F is equal to QVB sin theta, where the direction of force is always perpendicular to the velocity and the magnetic field. ये चीजें आपको लिखनी है। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि V और B सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड V वेक्टर। अब वेलोसिटी यानी कि सपोज ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो V और B में एंगल कितना हो गया, 0, थीटा इज 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस हम क्या ले सकते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, या व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी लिख सकते हो, तो क्या होगा, फोर्स थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 होने से देयरफॉर फोर्स इज 0। दैट मींस कोई भी फोर्स नहीं लगेगा जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हम प्लेस करेंगे। एक चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है या फिर इसके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। देयरफॉर जो भी चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। ठीक है, पैरेलल की जगह अगर हम एंटी पैरेलल का केस लगा देते कि मैग्नेटिक फील्ड तो उस साइड है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस साइड है, एंटी पैरेलल के केस में भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180, साइन 180 इज अगेन 0। सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, when the charge particle is placed perpendicular to the magnetic field, when the charge particle is placed perpendicular to magnetic field, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो फिर देखते हैं क्या होगा, साइन 90 कितना होता है, थीटा 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, साइन 90 इज 1, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ये क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पर वो मैक्सिमम फोर्स होगा। कितना होगा, QVB। अब देखो कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स की, कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स से क्या मोशन होगा चार्ज पार्टिकल। इससे पहले वाले केस में तो हमने देख लिया था कि फोर्स 0 है, तो मोशन कैसा होगा, जिस वेलोसिटी के साथ आया था वो लीनियर वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा। बट इफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, वो देखते हैं। यहां से देखो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखी, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली टू द प्लेन, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब चार्ज पार्टिकल को मैं लेकर आई विथ वेलोसिटी v, एक चार्ज पार्टिकल है विद वेलोसिटी v, ये चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन अपवर्ड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। v ऊपर की तरफ है और b जो है अंदर की तरफ है, तो v और b में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मुझे फोर्स निकालना है, फिर से करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, v की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड। देख लो जैसे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना दिया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ खोल दिया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी हो जाएगी हमारे पास, फोर्स की। समझ में आ गया इतना। एक चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is placed in magnetic field in such a way that the velocity of charge particle is perpendicular to the magnetic field, then the direction of force which is perpendicular to v and b comes out to be inwards। ठीक है, अब ये फोर्स जब चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी, हमने इसे पहले वाले टॉपिक में देखा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कोई वर्क डन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को बस डिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज ओनली डिफ्लेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल। और जब ये फोर्स
चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सीधा जाना चाह रहा था ऊपर की तरफ, बट इसने क्या किया, डिफ्लेक्ट कर दिया। और कैसा मोशन हो गया चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन। इस टाइप से चार्ज पार्टिकल का मोशन हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन हो गया। चार्ज जाना तो ऐसा चाहता था, बट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता गया और इसने एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर दिया। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये चीज मैं लिख सकती हूँ, जो जो मैंने बोला है वो सब चीजें आपको लिखनी है। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या होगा, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैं क्यों कह रही हूँ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और सर्कुलर में तभी फॉलो करेगा जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सो द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स कितना है हमारे पास, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv²/r। इसको इरेज करके मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ। टॉपिक यही है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QVB। अभी हमने निकाला मैक्सिमम फोर्स इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता ही है mv²/r। तो v से v कैंसिल, बस तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv/qb। सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv/qb। ठीक है, यहाँ से क्या चीज क्लियर हो गई कि जो रेडियस है चार्ज पार्टिकल का वो चार्ज पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, और किस वेलोसिटी के साथ हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, किस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल को हमने इंसिडेंट करवाया है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, उस चीज पर डिपेंड करेगा। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि Q/m। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है, उसे हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। सो द रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/m। एक सेकेंड, रेडियस जो होगा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q/m के। ये हो गया चार्ज टू मास रेशियो। अब क्या आता है, रेडियस निकालने के बाद अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो कि चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v कितना टाइम ले रहा है इस रेडियस को कवर करने में। सो द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन, क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या स्पीड ऑफ पार्टिकल। सर्कमफ्रेंस कितना है, 2πr, और स्पीड कितनी है, v। r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2π/v। r इज इक्वल टू mv/qb। v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला इरेज कर दूं, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm/qb। टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू 2πm/qb, और रेडियस कितना आ गया था, mv/qb। टाइम पीरियड किसके डायरेक्ट, टाइम पीरियड भी m/q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो वो रेडियस ज्यादा कवर कर लेगी, टाइम उतना ही रहेगा। टाइम पीरियड देखो, आपको देखो टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी के साथ प्लेस डाला है मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरे चार्ज पार्टिकल को मैंने 2v वेलोसिटी के साथ डाला है, और अब पूछा जाए टाइम पीरियड कौन ज्यादा लेगा, टाइम पीरियड दोनों में ही सेम होगा, बट डिफरेंस किस में हो जाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो रेडियस ज्यादा कवर कर लेगी, और जिसकी स्पीड कम है वो रेडियस कम कवर करेगी। बट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। ध्यान रखने वाली बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। t is equal to 2πm/qb. So if a charge particle moving with velocity v and if a charge particle moving with velocity 2v, then both will cover the same time period. और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, therefore frequency is qb/2πm। इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये हम साइक्लोट्रॉन में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में भी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये तो दो केसेस हो गए, जब चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of magnetic field. Next आता है केस when the charge particle
is moving with velocity v in such a way that v makes an inclined angle with magnetic field. यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, वो चार्ज पार्टिकल ना तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना ही पैरेलली मूव कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तब कैसा मोशन होगा, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल था तो उसका मोशन कैसा था, लीनियर मोशन। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था तब उसका कैसा मोशन था, सर्कुलर मोशन। अब कैसा मोशन होगा, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल। देखते हैं कैसे। ये हो गया व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field. Radius is mv upon qb, time is 2 pi m upon qb, and frequency is qb upon 2 pi m. Next है third motion, when the charged particle makes an arbitrary angle the charged particle of velocity v makes an arbitrary angle with magnetic field. तब क्या होगा देखते हैं। Let's suppose this is the direction of magnetic field v and a charged particle is moving with velocity v which makes an angle theta with the direction of magnetic field. हो गया clear? When the charged particle, say velocity v, placed in magnetic field which is along the x direction and the charged particle and the velocity makes an angle theta with magnetic field. तो अब ये जो velocity है जब theta एंगल बना रही है then the v splits into two rectangular components, resolved हो जाएगा, v gets resolved in the components, v resolve हो जाएगा। जब भी कोई एंगल बना रहा हो तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में थीटा हो उसके पास हमारा कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, कॉस का कंपोनेंट, जिसे हम वी पैरेलल भी बोल सकते हैं, वी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वी परपेंडिकुलर, दैट इज वी साइन थीटा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। v पैरेलल क्या होगा, v cos थीटा, और ये क्या होगा, v परपेंडिकुलर, v sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, v पैरेलल, देखो v पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, जीरो, कोई एंगल नहीं है। दैट मीन्स फोर्स जो होगा v पर पैरेलल पर, फोर्स जो होगा चार्ज पार्टिकल पर इन द डायरेक्शन ऑफ v, वो कितना होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ v कितना होगा, जीरो। समझ रहे हो, v को रिजॉल्व कर दिया दो डायरेक्शन में, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, दैट मींस फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर वो कितना है, जीरो है। जब फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल जीरो है तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करता जाएगा, लीनियर पाथ करेगा। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, देयरफॉर द पार्टिकल विल ट्रेवल द लीनियर पाथ। तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो लीनियर पाथ ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी v cos थीटा। लिख लोगे, द पैरेलल कंपोनेंट, there is no force on the parallel component of the charge particle, therefore the charge particle will move with v cos theta in the direction of magnetic field. अब perpendicular component की बात करते हैं। when the charge particle is perpendicular to the magnetic field, तब कितना फोर्स लगा था उसके ऊपर, qvb, है ना। when the charge particle, अब perpendicular component पर तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। देखो कंफ्यूज मत हो ना, अगर हो रहे हो तो मुझे मतलब कैसे बताओगे तुम भी। ये देखो एक बार दोबारा देख लो, मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया Q, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, एक्स एक्सिस में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और v जो है वो थीटा एंगल बना रही है v के साथ, ठीक है। अब v जब थीटा एंगल बना रही है v के साथ तो v जो होगा उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें तो दो केसेस पता है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ कर लूँ कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो मैंने v को ब्रेक कर दिया इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v sin थीटा, ठीक है। अब v cos थीटा जो है चार्ज की वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देयरफॉर पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल ही
v cos थीटा के साथ लीनियरली पाथ फॉलो करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया इतना। सेकंड पॉइंट, जो v परपेंडिकुलर है, जब चार्ज पार्टिकल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या देखा था कि कितना फोर्स लगता है QVB, क्योंकि थीटा इज 90। अब v यहाँ पर v नाउ के क्या है, v परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना लग जाएगा QVB परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। जब चार्ज पार्टिकल v परपेंडिकुलर के साथ मूव कर रहा है एंड v इज दी v परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है b के साथ, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा QV परपेंडिकुलर b। ठीक है, अब और जो पाथ फॉलो होगा व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ b, तब जो पाथ फॉलो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ। तो सेकंड केस में चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर से वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। v क्या है, ये b है, ये v है, देखो ये वाला b है और v की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से देख लो। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है b, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये v, समझ रहे हो, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ। इस तरीके से ये z एक्सिस हो गया। तो यानी कि जो भी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है वो किस एक्सिस में कर रहा है, yz प्लेन में कर रहा है। किस प्लेन में कर रहा है, yz प्लेन में। जो भी चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है yz प्लेन में, और लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है अलोंग x एक्सिस। अब समझ में आ गया। अब जो टोटल फोर्स, इस पर मैं फोर्स निकाल सकती हूँ, कितना होगा, q v sin थीटा इंटू b, क्योंकि v परपेंडिकुलर v sin थीटा ही है। r निकाल सकती हूँ, r हमने देखा था कितना था, mv अपॉन में qb। अब v नाउ के क्या होगा, v परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb, यही होगा। टाइम पीरियड कितना था, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में v, 2 पाई अपॉन में v, r कितना है, mv sin थीटा अपॉन qb, यही होगा। v परपेंडिकुलर इज v sin थीटा, और 2 पाई v भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है दोनों केसेस में, कितना, 2 पाई m अपॉन में qb, बिकॉज टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये हमने पहले ही देख लिया। तो अब चाहे वो परपेंडिकुलर मूव करे किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो टाइम पीरियड पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट हो जाएगी इसकी। सो अब चार्ज पार्टिकल, कुछ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं जो कि पैरेलल है, वो कैसे मूव कर रहे हैं, लीनियर पाथ। कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो जो ओवरऑल चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, हेलिकल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या जो टोटल चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा, हेलिकल, इस टाइप से। हेलिकल, हेलिकल पाथ समझ रहे हो ना, जो सोलिनॉइड में हमने देखा था। ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारे पास जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ v। इसके साथ साथ एक चार्ज पार्टिकल हमने ये भी देखा जो पैरेलली मूव कर रहा है ना। जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है तो उसका जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलोंग द लीनियर पाथ, दैट इज कॉल्ड द पिच। एक सर्कुलर मोशन के लिए जो चार्ज पार्टिकल एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिच। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज, ये नोट करना है तो कर लो। ये जो चार्ज पार्टिकल है जब वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब कितना होगा, तब उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पिच। सो पिच इज, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो पिच में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, v cos थीटा, और टाइम कितना है, 2 पाई m अपॉन में qb। सो ये पिच हो जाएगी 2 पाई m अपॉन में qb, v cos थीटा, ये क्या हो जाएगी, पिच। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। नोट करना है तो कर लो बच्चा। नेक्स्ट है when the charged particle is placed perpendicular to both electric and magnetic field। अब चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं perpendicular to both electric and magnetic field। when the charged particle is placed when the charged particle is placed perpendicular to both electric and magnetic field,
अब मैंने सपोज करूं मैं इलेक्ट्रॉन्स को डाल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रही हूँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या लिया, एक स्लिट ले ली, S1 करके मैंने एक स्लिट का नाम दे दिया। स्लिट है जिसमें एक छोटा सा हॉल है जहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन दे देती हूँ। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डायरेक्शन दे देती हूँ ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होनी चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचे। देखो अब इनके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है किसी वेलोसिटी v के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, तो मूविंग है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी, क्योंकि हम दोनों में प्लेस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू E इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपवर्ड्स। The force applied on the electrons due to electric field will make the electrons to move upwards। हम मैग्नेटिक फील्ड का मोशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हमने देख लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड्स जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड्स। कैसे निकाला हमने, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, इन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं तो यानी कि अगर परपेंडिकुलरली प्लेस करें तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या होंगे, यहाँ से आए और अनडिफ्लेक्टेड इस स्लिट S2 से निकल गई। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ स्लिट से निकल जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये जैसे आए इस स्लिट से आए और इस स्लिट से निकल गए। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनडिफ्लेक्टेड पाथ फॉलो करके यहाँ S2 से निकल गया। कौन से इलेक्ट्रॉन्स अनडिफ्लेक्टेड पाथ फॉलो करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, E इंटू में E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, EVB। E से E कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, E by B। So those electrons which travels with velocity of E by B travels undeflected to the path। और इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। हो सकता है इसी नेम से आ जाए वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी फिल्टर, हाउ इट वर्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी सेलेक्टर, हाउ इट वर्क्स। तो ये जो कंप्लीट फिनोमेना, इसी को हम लोग कंप्लीट जो है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। इसको किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ E by M। E by M का रेशियो फाइंड करने के लिए जे थॉमसन ने ये पूरा एपरेटस डिजाइन किया था। तो इसी को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और कुछ और अगर आप पूछना चाहो किसी और टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक आपको करवाना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज के लिए ऑफ करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।